बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी ख़बर आपको देना मकसूद है वो ये है कि क्या सेनेटर मुश्ताक को इमरान खान के मतबादल के तौर पे सामने लाया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पीटीआई के अंदर मौजूद किस कायद को, किस लीडर को इमरान खान के मतबादल के तौर पर लाने की खुफिया कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन, फिर हम आज के व्लॉग में ये बात भी करेंगे कि सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन पाएंगे, उसमें कहाँ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और क्यों खड़ी की जा रही हैं। अली अमीन के इस्तीफ़े का मामला भी क्यों मुहिम्मा बना दिया गया है या बन गया है, ये गुत्थी उलझ गई है या जानबूझकर उलझाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में क्या घिनौना किरदार अदा किया, इन सब पर बात करेंगे। टीएलपी का मार्च लाहौर से शुरू हो गया है, ये मामला किस जानिब बढ़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज लेकिन सबसे जो ज़रूरी और सबसे अहम बात है, वो जो टॉक ऑफ द टाउन भी है, वो है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट, आज DGISPR ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पेशावर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR काफ़ी जज्बाती नज़र आ रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मेरी नज़र में ये था कि नाम लिए बग़ैर उन को जवाब दिया गया है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं या मशरूत हमायत कर रहे हैं। दूसरा, अफ़गानिस्तान में होने वाली एयर स्ट्राइक पर पाक फ़ौज की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। शायद इसी वजह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पेशावर का इंतखाब किया गया। आज पेशावर के सहाफ़ियों ने भी बड़े उम्दा सवाल किए हैं। मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को भी पेशावर के सहाफ़ियों से सीखने की ज़रूरत है। DGISPR ने भी बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े तदब्बुर के साथ उनके जवाब दिए। DGISPR ने एक सवाल के जवाब में इमरान खान का नाम लिए बग़ैर कहा कि आपको आपकी सियासत मुबारक हो, हमें अपनी सियासत में ना लाएं। कोई फ़र्द वाहिद ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि अफ़गानिस्तान में 4 जगह एयर स्ट्राइक की खबरें हैं, क्या इन हमलों में नूर वली महसूद मारा गया है, इस पर क्या कहेंगे, जिस पर उनका कहना यह था कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सबूत मौजूद है, अवाम की जान माल के लिए इक़दाम किए जाते रहेंगे। यानी तर्जमान पाक फ़ौज ने एयर स्ट्राइक्स की ना तरदीद की है, ना खुलकर इसकी तस्दीक की है। और मेरा ख्याल है कि DGISPR की सतह के ज़िम्मेदार को इसी अंदाज में बात करनी चाहिए थी। जब उनसे सवाल किया गया कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत से मामला हल किया जा सकता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि अगर हर चीज़ का हल बातचीत में मौजूद होता तो फिर दुनिया में जंगें क्यों होती। एक मौका पर शोधा का जिक्र करते हुए DGISPR की आवाज़ भर्रा गई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी है, इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। किसी फ़र्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज़्ज़त का सौदा करे। फिर DGISPR ने यह भी बताया कि एक कंपैरेटिव स्टडी पेश करते हुए एक कंपैरिजन रखा कौम के सामने कि 2024 में 799 दहशत गर्दों को हलाक किया गया, जबकि उस 2024 में 577 पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें 272 आर्मी अफसर और जवान थे, 140 पुलिस एहलकार थे और 165 आम मासूम शहरी थे। जबकि ये बढ़ती हुई जो लहर है दहशत गर्दी की, ये 2025 में जो जारी है अभी, इसमें 10,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें 40% के लगभग जो है वो KP में किए गए हैं, जिनमें 917 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। खैर, अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए गेम उलझ रही है या उलझाई जा रही है। एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि वफाक और हुक्मरान जमातें अली अमीन को हटाने से या उनके हटने से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। इससे भी ज़्यादा परेशानी सुहेल अफरीदी की नामज़दगी से हुई है। अगर अली अमीन की जगह उनकी तरह का कोई और किरदार सामने लाया जाता तो जिसका एक चैनल ऑब्वियसली पस पर्दा क़ुव्वतों के साथ खुला होता, तो शायद इमरान खान के इस फैसले को किसी न किसी तौर कबूल कर लिया जाता। मगर ये सुहेल अफरीदी कहाँ से आ गया? मसला ये है कि उसकी ना तो कोई फ़ाइल मौजूद है, ना ही ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा।
उसका कोई कारोबारी घपला भी मौजूद नहीं है। असल में उसका कोई कारोबार है ही नहीं, तो घपला कहाँ से आना है। किराए के एक मकान में रहता है, 1.5 साल से सूबाई वजीर था, तब भी किराए का गाड़ी था। सुना है कि कोई गारमेंट्स का छोटा मोटा कारोबार था, शायद कोई दुकान होगी, अब उसका क्या करें। इस यही इल्ज़ाम लग सकता है कि जी कम नाप के कपड़ा दिया है तुमने फलां गाहक को, यही इल्ज़ाम लग सकता है ना। सुहेल अफरीदी के नाम पर हुक्मरान नाज़रीन इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि, और इल्ज़ामात की बुछाड़ है, मतलब कोई और ताज़ा ठोस इल्ज़ाम तो लगाया नहीं जा सका। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी फ़लाँ का माइती फ़लाँ का हमदर्द है। ताज़ा इल्ज़ाम ये लग गया कि सुहेल अफरीदी तो है ही अफ़गान शहरी है। ये सब इल्ज़ामात इस बात का सबूत है कि सुहेल अफरीदी को मुस्तकबिल में भी मैनेज करने की फ़िलहाल कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। अली मीन का इस्तीफ़ा एक अलग मुहिम्मा बन गया हुआ है। इस्तीफ़े के मामले में मेरी मालूमात के मुताबिक अली मीन की जानिब से दानिस्ता या ना दानिस्ता कुछ गलती या कानूनी लेक्यूना रखा गया है, जिसकी वजह से गवर्नर KP ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक ऑफिशियली अली अमीन का इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। अगर गवर्नर ठीक कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस्तीफ़ा देते हुए अली अमीन ने कुछ कानूनी गलतियाँ की हैं, दानिस्ता या ना दानिस्ता। पहली बात तो ये है कि आइनी तौर पर वज़ीर आला को ओहदा छोड़ते हुए इस्तीफ़ा हाथ से लिखना होता है, मगर अली अमीन का जो इस्तीफ़ा मीडिया पर गर्दिश कर रहा है वो टाइपशुदा है। पहली गलती ये हुई। क्या ये गलती अली अमीन ने खुद की है? हो सकता है कि ऐसा ना हो, मगर इसमें चीफ सेक्रेटरी KP शहाब अली शाह और अली अमीन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गलती या साजिश भी हो सकती है। ये दोनों सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि उनके इल्म में ये ना हो कि इस्तीफ़ा किस तरह दिया जाता है। इस्तीफ़ा देने से पहले अली अमीन ने इन दोनों ब्यूरोक्रेट्स से मशवरा भी किया था। अब दूसरी बात यह है कि कोई भी डॉक्यूमेंट एक से दूसरे सरकारी दफ्तर में भेजने और वसूल करने का ऑब्वियसली एक तरीक़ाकार होता है। जो भी चीज़ वज़ीर आला हाउस से निकलती है उस पर डायरी नंबर लिखा जाता है, और जो भी चीज़ गवर्नर हाउस में मौसूल होती है उस पर भी डायरी नंबर लगता है। मगर अली अमीन ने जो इस्तीफ़ा भिजवाया है उस पर वज़ीर आला हाउस का डायरी नंबर ही मौजूद नहीं है। ये गलती नहीं, ब्लंडर है। हो सकता है कि अली अमीन को इसका इल्म ना हो, आप ये रियायती नंबर अली अमीन को दे सकते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि अली अमीन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को भी इस बात का इल्म ना हो। ये सीधी सीधी साजिश है जिसका मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि सुहेल अफरीदी की नामजदगी को मतनाज़ा बनाने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हो तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक वक्त मिल जाएगा। इस्तीफ़े के मामले में मुझे इसलिए भी गड़बड़ की बुआ आ रही है कि ऐन इस मौके पे इलेक्शन कमीशन ने हस्ब खदशा हस्ब तवक्को घिनौना किरदार अदा करना शुरू कर दिया, बेशर्माना किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जिसने फौरी तौर पर, यानी इलेक्शन कमीशन तो बाज़ दफ़ा हदें पार कर जाता है ईमान से, तो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि KP के PTI के तमाम अरकान असेंबली की हैसियत आज़ाद है। परसों तक नहीं ख्याल आया, अचानक ख्याल आया। क्या जवाब देंगे अदालतों को? क्या जवाब देंगे? फेस सेविंग कर लेनी चाहिए ना, कोई ना कोई पहले से कोई तैयार रखते हैं। ऐसा अचानक ये ऐलान करना इतनी बेशर्मी के साथ, इतनी ढिठाई के साथ। अब हो सकता है इलेक्शन कमीशन का अगला नोटिफिकेशन ये भी हो कि जी PTI के आज़ाद डिक्लेयर किए गए अरकान ने अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी या JUI ज्वाइन ना की तो उनकी रुकनीत का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया जाएगा, रुकनीत कैंसिल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के इस जानिबदाराना किरदार के बाद KP में अरकान असम्बली की बोलियाँ लगना शुरू हो गई। अभी तक PTI के 13 अरकान ने ऑफिशियली अपनी पार्टी क़यादत को आगाह किया है कि मुख्तलिफ लोगों ने उनसे रब्ता करके पीपल्स पार्टी और नून लीग में शामिल होने का कहा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अरकान को पेशावर से बाहर जाने से रोक दिया है। बैरून मुल्क मौजूदा अरकान को भी फौरी तौर पर वतन वापसी का हुक्म दिया गया है। PTI के कुछ अरकान असम्बली से मेरी बराह रास्त बात हुई है, वो अपने तय बिल्कुल मुत्तहिद हैं और हौसले में है। उनका कहना यह है कि यह मुमकिन ही नहीं है कि PTI के 20-22 अरकान को तोड़ लिया जाए, बल्कि एक साहब ने तो कहा है कि ये PTI के अरकान है, दरख्त पर लगे हुए अखरोट नहीं है। उन्होंने कहा जी 1-2 अरकान का तो ईमान डोल सकता है, मगर 20-22 के करीब MPs की वफादारियाँ ख़रीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बात जो है ये एक नहीं 3-4 अरकान असम्बली ने की है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रात PTI के अरकान असम्बली को अलविदाई इशाइया दिया, जिसमें नामज़द वज़ीर आला सुहेल अफरीदी समेत PTI के तमाम अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस इजलास में मौजूद 4 अरकान से मेरी बात हुई तो चारों का कहना यह था कि या तो अली अमीन गंडापुर बला के बेहतरीन
अदाकार है या फिर वो दिल से ये चाहते हैं कि वो अब किसी के हाथों में ना खेलें और अपना सियासी बाकी जो सियासी कैरियर है, जो बचा कुचा सियासी कैरियर है, उसको बचा लें, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर लें। ये नाज़रीन जो खाना था या मीटिंग थी, ये एक लिहाज से पैगाम भी था कि तहरीक इंसाफ के अरकान बिल्कुल मुत्तहिद है और मैसेज बज़ाहिर तो यही गया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गंडापुर ने कहा कि इमरान खान का फ़ैसला मेनो अनकबूल है। अगर इमरान खान ख़ुद भी मुझे कह दे कि दोबारा वज़ीर आला बन जाओ तो मैं नहीं बनूँगा। उन्होंने कहा कि नामज़द वज़ीर आला का सपोर्ट करूँगा और चैलेंज करता हूँ कि हमारी हुकूमत अब भी कोई नहीं गिरा सकता। अब ये सारी बातें कई लोग कहते हैं कि अदाकारी भी हो सकती है और कई लोग कहते हैं कि उन्होंने दिल से की है। बहरहाल गंडापुर ने कहा है कि पार्टी मुत्तहिद है और जो हुकूमत ये जो चक्कर चला रही है उस पर हम अपना लाया अमल हमने बना लिया, हम किसी की चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वो फ़िलहाल बतौर पार्टी वर्कर काम करना चाहते हैं और गंडापुर आज वज़ीर आला हाउस से भी रुखसत हो गए, हालांकि इस्तीफ़े की मंजूरी तक वही KP के वज़ीर आला है। अगर आज रात तक अली मीन का इस्तीफ़ा मंजूर ना हुआ तो ये इस बात का ऐलान होगा कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में एक मैदान लगने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हुक्मरान नून लीग को सोहेल अफरीदी की वज़ीर आला बनने के बाद जो मसाइल पेश आने का ख़दशा है वो काम उससे पहले ही शुरू हो जाएगा। अगर हुक्मरान किसी जोड़ तोड़ के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में कोई हम ख्याल हुकूमत बनाने में कामयाब हो भी गए तो फिर ये पूरे सूबे को शोरश ज़दा बनाने की एक शौरी और भौंडी कोशिश होगी और हालात डेफिनेटली फिर तसादुम की तरफ जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, TLP ने इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू किया है। लाहौर से निकलते हुए उनके साथ चंद हज़ार अफराद मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ता चला गया और मज़ीद लोग शामिल होते गए और इस मार्च के शुराका की तादाद में इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। हुकूमत ने अभी तक हैरत अंगेज़ तौर पर TLP की क़यादत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए। आज भी नमाज जुमा से पहले TLP के मरकज़ पर शेलिंग की गई, पुलिस की तरफ से गोली चलाए जाने की भी इतलात है और बाज़ वीडियो फुटेजेस में ये भी दिखाया गया है कि TLP के कारकुन जो है उनके हाथों कोई पुलिस एहलकार भी मारा गया है। अब इसमें किस तरफ से कितनी सदाकत है ये कहना अभी मुश्किल है। बहरहाल ये है कि एक तरफ से ताकत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि TLP को मुज़ाकरात में एंगेज करने की कोई संजीदा कोशिश बल्कि गैर संजीदा कोशिश भी नहीं की गई, जो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। हुकूमत ने ज़ाहिर है GT रोड पर कई मकामात पर रुकावटें खड़ी की हुई हैं। गुजरांवाला में वाक़े बाईपास जो चंदा किला का बाईपास है वो बंद है। जेलम में रुकावटें खड़ी की गई हैं। इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मुकाम पर भी कल रात से ही कंटेनर पहुंचा दिए गए थे। इस्लामाबाद शहर को अमली तौर पे सील किया हुआ है, जहां आज भी तालीमी इदारों में छुट्टी है, कल भी उनके खुलने का इम्कान नहीं है। ये मामला भी नाज़रीन पूरा देखा जाए तो हर गुज़रते लम्हे के साथ गंभीर होता जा रहा है, पता नहीं आगे क्या बनता है। अच्छा नाज़रीन, अब जो 2 दिन से डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात, वो ये है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद जो इसराइली जेल से रिहाई के बाद वतन वापस पहुँचे और वतन वापसी पर उनका शानदार अंदाज में इस्तकबाल हुआ है, वहीं उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि वो गज़ा रवानगी से पहले जमात इस्लामी से अपनी तवील वाबस्तगी ख़त्म करके जमात की रुकनीत से इस्तीफ़ा देकर गए थे। अगरचे जमात इस्लामी ने अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, मगर क़राइन यही बताते हैं कि जमात ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया हुआ है। अच्छा नाज़रीन, एक बहस शुरू हुई है कि शायद इनको जो सेनेटर साहब सेनेटर मुश्ताक है, इनको इमरान खान के मतबादल के तौर पे लाया जा रहा है और उसके पीछे खुफिया हाथ मौजूद है। नाज़रीन, मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बात बता रहा हूँ कि सेनेटर मुश्ताक अगर ताकतवर हलकों की चॉइस है तो फिर बहुत ही फिर मत मारी गई है। इसका कोई चांस नहीं है, इसका कोई चांस नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आसान चॉइसेस जो है या इससे बेहतर चॉइसेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुकी है। तो फिर ऐसी कमज़ोर चॉइस कभी भी ना लेके आते।
इस्टेब्लिशमेंट ऐसी कमज़ोर चॉइस कभी भी ना मंजर आम पर लेकर आती जो सेनेटर, और सेनेटर मुश्ताक के अपने भी कभी ताकतवर हल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कभी भी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। अब देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल सेनेटर मुश्ताक, बल्कि मैं ये भी आपको नाज़रीन बता दूं, फिर सेनेटर मुश्ताक साहब पे दोबारा आ जाते हैं कि बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट में या ताकतवर हल्कों की तरफ से ये कोशिश ज़रूर मौजूद है, बल्कि ये कोशिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और वो नेचुरल है कि उनकी तरफ से जब सारे तीर आजमाए जा चुके हैं तो पीटीआई के अंदर से एक पुरानी जो कोशिश है वो यही है कि पीटीआई के अंदर से कोई और ऐसी क़यादत सामने आ जाए जो खान साहब को रिप्लेस कर सके। तमाम तर कोशिशों की नाकामी के बाद इतनी कमज़ोर चॉइस नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता एक बात आपको बता देता हूँ कि कमोबेश एक हफ़्ता पहले लाहौर की एक जेल में पीटीआई के एक लीडर से कुछ लोगों ने मुलाकात की है, खुफिया मुलाकात की है, जिसमें पीटीआई के उस लीडर के साहबजादे भी मौजूद थे। उसमें उस मीटिंग के मदरजात क्या थे, क्या गुफ्तगू हुई है, ये तो मैं नहीं यकीन के साथ कह सकता। ये भी हो सकता है कि उनको मतबादल के तौर पे सामने लाया जाए और बाकी केसेस में, 3 केसेस में उनकी इकट्ठी ज़मानत लगी हुई है, वो ज़मानत करवा दी जाए, पहले वो ज़मानत पा चुके। ये भी हो सकता है कि उनको अडयाला भेजा जाए इमरान खान को बाज़ बातों पे रजामंद करने के लिए। ये दोनों बातों के इम्कानात जो है ये 50-50 है नाज़रीन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, अब वापस आ जाते हैं सेनेटर मुश्ताक पे कि जो साफ साफ बता चुके हैं कि वो जमात इस्लामी में अपने लिए कम स्पेस महसूस करते हैं। बहरहाल जमात को अलविदा कहते हुए उन्होंने जिस तरह के नेक जज्बात का इजहार किया है, ये रवैया भी सियासी कारकुनों और रहनुमाओं के लिए एक मिसाल है कि जुदा होते हुए भी इज़्ज़त का रिश्ता भरम कायम रखा जाना चाहिए और कायम रखा जा सकता है। अलबत्ता सेनेटर मुश्ताक के जमात इस्लामी से अलग होने पर तरह तरह के, मैंने बताया ना कि तबसरे किए जा रहे हैं। कुछ लोग इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं, इसी तरह कुछ लोग इस खदशात का इजहार कर रहे हैं कि उनको उनके पीछे कुछ ताकतों की आशीर्वाद हासिल है और उन्हें बतौर लीडर तैयार किया जा रहा है, जिसकी कि मैं खुले लफ्ज़ों में मैं ज़ाती तौर पर तरदीद करता हूँ। आगे देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे जितना उनको जानता हूँ सेनेटर मुश्ताक को, इसलिए मैं इन ख़बरों की तरदीद करता हूँ कि ऐसा दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। और फिर एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद सेनेटर मुश्ताक जो है वो अपनी सियासी जमात बना ले। इस बात के किसी इम्कान को रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी नामुमकिन सी बात है। और इस बात के कितने इम्कानात हैं कि सेनेटर मुश्ताक कभी आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए। वो जिस दीदा दिलेरी और जुर्रत से बात करते हैं उसकी तहरीक इंसाफ को अशद ज़रूरत है। इस बात के, इस इम्कान को रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी कहना ये बहुत ज़्यादा कबलस वक्त है, क्योंकि ये फ़ैसला भी बहरहाल इमरान खान को करना है और इमरान खान की जब तक सेनेटर मुश्ताक से बराह रास्त एक नहीं कई मुलाकातें ना हो जाए उस वक्त तक इमरान खान ये फ़ैसला नहीं करेंगे। ये बात भी लिख लें आप। यानी ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में हो और सेनेटर मुश्ताक को पीटीआई में शामिल कर लिया जाए, ये नहीं हो सकता। अब देखें आगे क्या बनता है। यूँ मतलब मेरी ज़ाती राय है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि वो अपनी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो अपनी खुद जमात बना ले, और या ये भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना करें, ना किसी सियासी जमात में शामिल हो, ना वो ख़ुद अपनी सियासी जमात बनाए, बल्कि इंसानी हकूक़ के अलंबरदार के तौर पे काम करें। फ़िलहाल जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं या मैं ख़ुद गुमान कर रहा हूँ, इस बात के इम्कानात सबसे ज़्यादा है कि वो जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए बात करें, वो शख्सी आज़ादियों के लिए अलम बुलंद करें, वो अदलिया की आज़ादी के लिए सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, वो किसी भी सियासी डेडलॉक के दौरान नवाबजादा नसरुल्लाह या काजी हुसैन अहमद मरहूम की तरह का एक मुश्तरका कायद के तौर पर अपनी शख्सियत को बरूए कार लाए। ये हो सकता है, इस बात के इम्कान मौजूद है। यही नहीं, वो बल्कि वो रियासत से नाराज़ नौजवानों के पास जाएँ, जिसका वो गुज़िश्ता रोज़
हामिद मीर के साथ गालिबन इंटरव्यू में इजहार भी कर चुके हैं कि वो जो मारंग बरोज से भी मिलना चाहते हैं, वो मंजूर पश्तीन से भी मिलना चाहते हैं, महाजर क़यादत से भी मिलना चाहते हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे थे। शायद मुस्तकबिल करीब में सेनेटर मुश्ताक को इस रोल में मैं ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना रोल प्ले करता हुआ देख रहा हूँ। नाज़रीन, आखिर में वसीम बरेलवी के एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है चरागों का सफ़र कितना है, देखना ये है चरागों का सफ़र कितना है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।